हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं। 500 प्रश्नों की श्रृंखला का आज ये 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियोज़ लिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के 25 प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन दोस्तों ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहा है नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? आपको बताना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी होगा। क्यों होगा ये समझते हैं। देखिए, गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और इसी नदी पर नासिक शहर स्थित है। कौन सा? जो नासिक शहर है इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि कुंभ मेला नासिक में लगता है तो किस नदी के किनारे लगेगा सर? गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा एक? वो मैं आपको बताऊं, ये आपको पता होगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन हमेशा आपको याद रखना अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी बात करेंगे सर बौद्ध धर्म से किस प्रकार संबंधित है, अभी आपको समझ में आ जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित कैसे। आपने बौद्ध धर्म में 3 पिटक पढ़े होंगे। कौन कौन से? 3 पिटक पढ़े होंगे। ठीक है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उनमें से जो पहला वाला आप ज्यादातर पहले नंबर में से सुप्त पिटक को कहते हैं। ठीक है, किसे? सुप्त पिटक को पढ़ते हैं, पिटक सुप्त पिटक को पढ़ते हैं। अच्छा, सुप्त पिटक कितने भागों में? ये 5 भागों में। ठीक है, कितने भागों में सर? 5 भागों में, मध्यम, और उसी में से ये अंगुत्तर निकाय एक है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? तो आप कहेंगे सर सुप्त पिटक का भाग है। हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है और सुप्त पिटक का भाग है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कह रहा है, अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। चलिए ऑप्शन भी शायद आपको दिख रहे ही रहे होंगे। क्या दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली को आपको पता होगा सर 1206 में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और ऐबक गद्दी पर बैठता है। कौन सर? कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी जो बनाई लाहौर को राजधानी बनाया। किसको बोलेंगे? लाहौर को सर राजधानी बनाया। लेकिन उसके बाद जब इल्तुतमिश शासक बना, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। किसकी? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और शासन किया। 1211 में ये गद्दी पर बैठा था। कब सर? 1211 में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का इल्तुतमिश राइट आंसर होगा। आपको इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है, इसने तांबे का टंका, सॉरी तांबे चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। किसका सर? चांदी का टंका। एक चांदी का क्या चलाया था? चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चांदी का टंका, तांबे का जीतल किसने चलाया? तो क्या बोलेंगे सर? इल्तुतमिश ने चलाया था। क्लियर है? 1211 में गद्दी पर बैठा था। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में आपको एक बात और रखनी है, इकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है, अच्छा अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि शासक बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था और बदायूं में ही इसने जामा मस्जिद का निर्माण, हालांकि जामा मस्जिद दिल्ली वाली है वो शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन जो बदायूं की अगर पूछ लिया जाए कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बोलेंगे? जो जामा मस्जिद है कहाँ की? बदायूं की, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है पुरुष क्रिकेट मैच में प्रथम महिला अंपायर कौन थी? स्मृति मंधाना, क्लेयर पोलोशाक, झूलन गोस्वामी या वोनी कुटिंग। ठीक है, अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी चर्चा में रही थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट जो है महिलाओं में झूलन गोस्वामी के पास हैं। ठीक है, और क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे? स्मृति मंधाना को क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। ठीक है, अच्छा क्लेयर पोशाक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये कहाँ की? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। आपको ये बात याद रखनी है, कहाँ की सर? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इनको क्या दिया गया है? इनको पुरुष क्रिकेट मैच का प्रथम महिला अंपायरिंग करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के, साइंस, करंट अफेयर्स, यानी कि जैसा कि आपके एग्जाम में लेखपाल और यूपी पुलिस का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी की तरह पर हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या हो जाएगा? बोलेंगे उत्तरी ध्रुव में
भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है, हिमाद्री है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है, तो राइट आंसर आपको नहीं दोस्तों भूलना है, हिमाद्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट तीसरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना? देखिए मैं बताता हूं, बंगाल की आप जब बात करेंगे, सबसे पहले देखिए बंगाल अपने में एक इतिहास लिए हुए बैठा है, आपको हमेशा याद रखना क्या है, बंगाल का एक खुद का इतिहास है। तो बंगाल पर आपको पता होगा क्या हुआ, जब बंगाल में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ का सूबेदार कौन कहेंगे? मुर्शीद कुली खां। कौन सर? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था वहाँ का सूबेदार था, इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और मुर्शीद कुली के बाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। उसके बाद सरफराज खां गद्दी पर बैठा, और सरफराज खां के बाद कौन? अलीवर्दी गद्दी पर बैठा। कौन सर? अलीवर्दी गद्दी पर बैठा था। और अलीवर्दी ये वही शासक है, ये वही बंगाल का नवाब है जिसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की संज्ञा थी, कहा ये मधुमक्खियां हैं जिन्हें अगर आप छुएंगे नहीं तो ये शहद देंगी, और अगर छुएंगे तो ये काट खाएंगी। ठीक है, तो अंग्रेजों को क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों की संज्ञा अंग्रेजों को किसने दी, तो क्या बोलेंगे? अलीवर्दी ने दी थी। आपको याद है किसने मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी? आपको मक्खियों की संज्ञा किसने दी थी? अलीवर्दी ने दी थी। आपको ये बात याद रखें, मधुमक्खियों की संज्ञा। ठीक है, अच्छा अलीवर्दी के बाद क्या होता है? अलीवर्दी के बाद गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठता है। कौन बैठा है? सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। ठीक है, सिराजुद्दौला गद्दी पर, और मात्र 16-17 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। और फिर क्या करता है, जब इसे फर्रुखसियार ने, आपने सुना होगा, फर्रुखसियार ने जो शाही फरमान दे दिया था, कह दिया था मात्र 3000 रुपये प्रति माह आप हमें देंगे और बंगाल पर पूरा शासन आपका होगा व्यापार करने की। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो सिराजुद्दौला कहते हैं हम नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर ब्लैक होल की घटना हमारे सामने आती है, और उसके बाद क्या होता है सर? 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है, जब बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अच्छा प्लासी के युद्ध में आपको याद है 1757 में इसे छलकपट का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों छलकपट का युद्ध क्यों कहा जाता है? अभी आपको समझा रहा हूं सर। छलकपट का युद्ध कहा जाता है क्योंकि सिराजुद्दौला का ये कौन था? सेनापति था मीर जाफर क्या करता है? मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त बंगाल का गवर्नर था, उसके तरफ जाकर मिल जाता है और बाद में अपने आप नवाब बन जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध कहने का मतलब है, तो ये सिराजुद्दौला हार जाते हैं 1757 में। ठीक है, चलिए और भी ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा 1764 में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जो एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। चौसा का युद्ध आपको पता होगा कब होता है? 1639 में युद्ध होता है। 1639 में युद्ध होता है चौसा का, आपको 1539 में होता है, कहेगा चौसा का युद्ध। लेकिन बंडीवास का युद्ध क्या आपको पता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटक का आंग्ल कर्नाटक युद्ध, अगर आपने पढ़ा होगा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो किसके बद्ध हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जब आप पढ़ते हैं, तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध के तीसरे युद्ध में सर आयरकुट बंडीवास का युद्ध लड़ता है। किससे? फ्रांसीसियों से, और फ्रांसीसियों को पराजित कर देता। 3 युद्ध है, तीसरे युद्ध में कर्नाटक के बंडीवास का युद्ध होता है, आपको हमेशा याद रखना। और इसमें सर आयरकुट जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, जीत जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको यह बात याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो प्रश्न मुझे बताने वाला होता है, मैं उसे पूरे वे से आपको समझाता हूं और बहुत ही बेहतरीन से हम लोग करते हैं। ठीक है, तेरा 2020 के लिए शांति का नोबेल किसे मिला? तो 2020 का जो शांति का जो नोबेल मिला है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। किसे सर? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में HW आपका ये है, HW में आपको ये बताना है कि 2021 का जो शांति का नोबेल है वो किसे मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे करंट अफेयर्स, चाहे आपकी साइंस में, हर प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता हूं। राइट आंसर क्या होगा? सल्फेट आयन। सल्फेट जो आयन होता है धनायन नहीं होता। क्या है सर? धनायन कौन सा नहीं होता? तो सल्फेट आयन आपका धनायन नहीं होता है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, क्या दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? हमेशा आपको याद रखना है, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? रॉबर्ट पेरी होगा, अमेंडसन होगा, जॉन क्वेबोट होगा, या तस्मान होगा, बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमेंडसन होगा। क्या होगा? अमेंडसन जो होगा दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, आपको जब दो शासक पढ़ेंगे, कब सर? ये आपको 1336 के आसपास देखने को मिलेंगे। 1336 के आसपास क्या होता है आपको मैं बताता हूं। जब MBT मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो हमारे कर्नाटक वाले क्षेत्र में
और इधर महाराष्ट्र के नीचे वाले, महाराष्ट्र के आसपास, कर्नाटक के आसपास दो शक्तियाँ उदय होती हैं। एक तो आपकी विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी होती है, आपको याद रखना है। और इसकी बहमनी साम्राज्य की पहले गुलबर्गा थी, बाद में बदल जाती है, ठीक है। तो हम्पी आपके कई बार एग्जाम में आई है, किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। चलिए बात कर लेते हैं सर विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें 4 राजवंश आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे सर संगम वंश, उसके बाद आप कहेंगे सर सालुव वंश, कौन सा सर? सालुव वंश। उसके बाद करेंगे सर तुलुव वंश, कौन सा सर? तुलुव वंश। और फिर उसके अराविडु वंश, ठीक है, कौन सर? अराविडु वंश, अराविडु वंश, ठीक है। और तुलुव वंश आपके सबके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को कौन मिलते हैं? कृष्णदेव राय में देखने को मिलते हैं। और हरिहर बुक्का इस मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का संगम काल से संबंधित थे। आपको फिलहाल ये याद रखना है कि क्या हो जाएगा सर? हरिहर सेकंड हो जाएगा, जिसने गोवा छीन लिया था। और ये छीना कैसे था? तो एक शाह सेकंड नाम का, शाह मोहम्मद शाह नामक का एक बहमनी साम्राज्य था, उसे छीन लिया था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसे सोनार की पुत्री का युद्ध हुआ था? सोनार की पुत्री का युद्ध हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, विजयनगर का जो शासक थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो युद्ध हार गए थे और फिर फिरोज नाम का एक शख्स था जो बहमनी साम्राज्य का शासक था, उससे उनको अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा था, इसलिए इसे सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोने का, स्वर्ण का, पारद, चांदी या तांबा? क्या होगा? सबसे, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो मैं बात करूंगा सबसे कम अगर गलनांक पूछा जाता है तो पारद बताएंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, करंट का क्वेश्चन है। क्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, यह अभी हाल ही का क्वेश्चन है तो आपको भूलना नहीं है कि रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली होगा, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण 2022 में मार्च, कब सर? मार्च 2022 में ये स्टार्ट किया गया है। आपको ये बात याद रखनी, कब सर? मार्च 2022 में आपको स्टार्ट किया गया। कौन सा? नई दिल्ली में, ठीक। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है, इंद्र अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? मैंने कल के सेट में भी आपको एक युद्ध अभ्यास करवाया था, क्योंकि युद्ध अभ्यास आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं भारत और ब्रिटेन की बात करूं तो सबसे ज्यादा एग्जाम में इनसे पूछे जाने वाला कौन सा है सर? कोकड़। कोकड़ कौन सा है? कोकड़ किसके बाद होता है? तो कहेंगे कोकड़ भारत और ब्रिटेन के। नेपाल में सूर्य किरण, आपको भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण आपको नहीं भूलना है। कौन से सर? सूर्य किरण, ठीक है। भारत और रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंद्र किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। भारत और यूएसए के बीच कौन सा? वज्र प्रहार होता है, आपको याद रखना है। कौन सा? वज्र प्रहार होता है, आपको ये बात याद रखनी। क्लियर है? सभी के सभी आपको भूलना नहीं है। खंजर अगर मैं बात करूं तो खंजर खंजर कहाँ का हो जाएगा सर? किर्गिस्तान का खंजर हो जाएगा, ठीक है। खंजर किससे? किर्गिस्तान से। भारत और किर्गिस्तान। अगर डस्टलिक की बात करूं तो भारत और उज्बेकिस्तान से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना की बात करें सर 1958 में इसकी स्थापना होती थी, आपको याद रखना है। और कहाँ इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली, ठीक है। 1958 में मुख्य स्थापना होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना मुख्यालय, इसके बारे में जो भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्या मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ठीक है। असम का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। असम। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? आपको बताना है। मुखौटा, तो मुखौटा कहाँ का हो जाएगा सर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा, ठीक है। आपको ये भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में मुखौटा कई बार आया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। करंट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और मुझे मिला है। क्या निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किम जोंग उन, अरे मैं नाम ही बता देता हूँ, इसका नाम क्या है? यूनसुक येओली, ठीक है। यूनसुक येओली जो हैं वो क्या बने हैं? ये 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा मैं आपका अगर बात कर दूं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती, कौन सी समानांतर रेखा, तो क्या बतलाएंगे? 29 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों, 39 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों के बीच होकर जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी समानांतर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है?
इस पर स्टार लगाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया है। मैं फिर से आपको दोस्तों बता देता हूँ, जो करंट के क्वेश्चन है वो तो नए हैं, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ बाकी सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और आपके एग्जाम चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, चलिए क्या शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोल्फ से संबंधित है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपसे एक बार लाइक से सब्सक्राइब को नहीं कहा। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल वाकई में क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे। कह रहा है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1992, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, काउंसिल एक्ट 1919, फिर 1909, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो क्या हुआ? चलिए सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि पहली बार आपको याद रखना है 1909 में क्या हुआ। ये आपको मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग को क्या हुआ था, अपना खुद का निर्वाचन करने, मतलब प्रत्यक्ष जो निर्वाचन था वो इनकी मांग स्वीकार कर ली गई थी। अपना अलग का जो निर्वाचन इनके लिए था, सांप्रदायिक निर्वाचन, इनकी मांग स्वीकार कर ली गई थी 1909 के एक्ट में। ठीक है, अच्छा अगर 1935 में बात करें तो 1935 का तो बहुत से यहाँ पर हमने संविधान में इससे बहुत कुछ जोड़ा है और भी आपको इसके बारे में याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना हम इसी के अधिनियम के अनुसार करते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो 1919 में ही क्या होता है, 1919 में ही आपको हमेशा याद रखना लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम में होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया? देखिए अगर आपने बजट को पढ़ा होगा तो बजट में ये चर्चा गति शक्ति की चर्चा की गई थी, तो उसी में ये ऑप्शन इसमें थोड़ा गलत दिए गए, मैं आपको बता देता हूं। जो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल था वो कहां पर? आसनसोल में खोला गया। ठीक है, आसनसोल मंडल में खोला गया। ठीक है, आसनसोल, आसन में लिख रहा हूं। ठीक है, आसनसोल मंडल में ये बनाया गया। ठीक है, आसनसोल मंडल में बनाया गया है कौन सा? पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिए हैं, मैं आपको बता देता हूं। आसनसोल मंडल में पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अपने यहाँ बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, अपने यहाँ भारत में बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी, तो पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया है? अगर मैं आपसे अभी हाल ही में करंट का है, पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया, तो क्या बोलेंगे सर? सूरत में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सूरत में बनाया जा रहा है आपको पहला स्टेशन। और एक किसकी जो आपकी जो बनेगी, क्या नाम इसका, बुलेट ट्रेन, तो ये किसकी सहायता से? इसमें हमारी जापान सहायता करेगा, जापान इसमें सहायता करेगा। ठीक है, जापान इसमें हमारी सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पॉलिटी का एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग 280 में है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 बिल्कुल से गलत है, सॉरी सही है। संघ लोक सेवा आयोग ये आपका गलत है। संघ लोक सेवा आयोग जो है मैं आपको ये गलत नहीं दिया है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में, आर्टिकल कितना है? 315 में संघ लोक सेवा आयोग। हालांकि 315 से 323 तक की 323 तक चर्चा संघ लोक सेवा आयोग की कितनी है? 323 तक चर्चा है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य आयोग की चर्चा 300 आर्टिकल 315 में की गई। ठीक है, तो चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। पॉलिटी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जो सुरक्षा है वो राज्य सूची का विषय, बिल्कुल सही है। जनगणना आपकी संघ सूची का विषय, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, भैया गलत है। कह रहा दलबदल विरोधी 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं दलबदल विरोधी जो 10वीं अनुसूची थी कब लाई गई, तो कहेंगे कब लाई गई, बताना है आपको। तो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा सर? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। सर दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में आपकी क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, वेतन भत्तों की बात कहां पर की गई है? वेतन भत्ते जो है ये आपको दूसरी अनुसूची में देखने को मिलेंगे। और शपथ किसमें है? तो शपथ है आपकी तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साइंस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन मतलब हर पोर्शन से 3-4 प्रश्न मैंने उठाए हैं। क्या है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में किया जाता है श्वसन का नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको, ये रहा आपकी
स्क्रीन पर। कह रहा संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, ये भी ऑप्शन आपको गलत है। वर्तमान में 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और 14वें के वाई वी रेड्डी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना एन के सिंह, और ये 2025-26 तक चलेगा। कौन सा, जो 15वां है 2025-26 तक चलेगा, 21-22 में इसका गठन हुआ। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है। तो वर्तमान में वित्तीय आयोग कितने हैं, 15 वित्तीय आयोग हैं, इसके मतलब 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है, एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन, ये गलत है, नहीं होता है। ठीक है, कह रहा कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है मानव के जन्म के बाद जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। तो आपको हमेशा देखना है जो तंत्रिका ऊतक होता है इसमें, जैसे मेरुरज्जु वगैरह जो है वो तंत्रिका ऊतक के ही बने होते हैं। तो जो तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। क्या किस राज्य ने अभी हाल ही में क्या हुआ है, किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आम योजना और छात्रों के लिए ये आम नहीं अम्मा योजना, ठीक है, अम्मा योजना, साफ अम्मा और बहिनी योजना शुरू की। ठीक है, अम्मा और बहिनी योजना शुरू की, तो किसने, ये सिक्किम में शुरू की। किसने, सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की है गैर कामकाजी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, हमने इस वीडियो में 25 प्रश्न किए हैं। कितने सर, 25, और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही लगातार वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8वां वीडियो है, आप दोस्तों पूरे के पूरे 250-500 प्रश्नों को कीजिए। आपसे मैं गारंटी लेता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो पुलिस में बैठें, चाहे आप लेखपाल में बैठें, और भी किसी एग्जाम में बैठें, आपको 80% सिलेबस यहीं पर देखने को, इसी क्लास से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। सभी वीडियो जो पुराने वाले हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।